नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कहने के लिए तो ये दोनों अलग अलग देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। इन लोगों की हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, खान पान, पहनावा और लैंग्वेज सब कुछ एक जैसा है। लेकिन ये दोनों मुल्क आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोरिया के डिवीजन को लेकर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कोरियाई लोगों ने कोरिया को डिवाइड करने के लिए नहीं, कोरिया को यूनाइट करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये लोग कभी अलग होना ही नहीं चाहते थे। इन लोगों के बीच में रिलीजन या किसी और बात के लिए कोई इशू था ही नहीं, और कभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज्यादा डेवलप हुआ करता था। लेकिन फिर कोरिया डिवाइड हुआ ही कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आज साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, वही नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही जिद्दी देश है, जो पूरी दुनिया की सैंक्शन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोरिया का डिवीजन नहीं हुआ होता तो सोचने वाली बात है, डेवलपिंग साउथ कोरिया और जिद्दी नॉर्थ कोरिया एक ही देश का हिस्सा होते तो ये देश दुनिया में आज कहाँ स्टैंड कर रहा होता। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक यूनाइटेड कोरिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो गया, और कैसे कुछ महाशक्तियों की दखल अंदाजी की वजह से एक देश का विभाजन हो गया। हजारों सालों तक कोरिया एक ही किंगडम हुआ करता था। जापान, चाइना और सोवियत, इन देशों की नजर कोरिया के ऊपर थी, क्योंकि ये देश लैंड और पावर एक्सपांशन के लिए कोरिया की तरफ देख रहे थे, और शायद इसी चीज की भनक कोरियाई लीडर्स को लग गई थी। इसलिए कोरियाई लीडर्स ने 1882 में यूएसए के साथ द ट्रीटी ऑफ पीस, एमिटी, कॉमर्स एंड नेविगेशन साइन कर लिया, जिससे कोरिया को ओपन ट्रेड, मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन सबका फायदा मिलने लग गया। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने रशिया और चाइना को हरा दिया, और 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ यूएसए की आर्मी कोरियाई पेनिनसुला के साउथ पार्ट में एक्टिव थी, जबकि सोवियत यूनियन की आर्मी नॉर्थ पार्ट से कोरिया में एंटर हुई। तब यूएसए को ये डर लगा कि सोवियत यूनियन पूरे कोरिया पे कब्जा कर लेगा, इसलिए यूएसए ने अपने 2 अधिकारियों को अमेरिकी कब्जे को डिफाइन करने का काम सौंपा। बिना सही जानकारी और तैयारी के इन अधिकारियों ने नेशनल जियोग्राफिक मैप में 38वीं समांतर रेखा को विभाजन रेखा मान लिया, क्योंकि ये कोरिया को 2 बराबर भागों में बांटती थी। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। दिसंबर 1945 में मास्को सम्मेलन में अलाइड कंट्रीज इस बात पर सहमत हुए कि अगले 5 साल तक कोरिया को सोवियत यूनियन, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ चाइना और ब्रिटेन की ट्रस्टशिप में रखा जाएगा। हालांकि कोरिया में इस ट्रस्टशिप का विरोध हो रहा था और वो लोग तत्काल आजादी की मांग कर रहे थे। कोरिया के एकीकरण को लेकर यूएस और सोवियत में काफी बातचीत हुई, लेकिन कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच 1946 में 38वीं समांतर रेखा को बिना परमिट पार करना बैन कर दिया गया, यानी अब नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया नहीं जा सकते थे और साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं जा सकते थे। ईयर 1947 में यूएस सोवियत संयुक्त आयोग में सोवियत यूनियन ने एक प्रपोजल रखा कि सोवियत और यूएस दोनों की आर्मी कोरिया से निकल जाएगी और कोरिया को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यूएसए ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इस मामले को यूएसए 1947 में यूएन के सामने ले आया और यूएन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कोरिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाए जाएंगे और विदेशी सैनिकों की वापसी हो जाएगी। इसके अलावा कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी आयोग UNTCOK बनाया जाना चाहिए। हालांकि सोवियत यूनियन ने इस प्रपोजल को ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि यूनाइटेड नेशन इम्पार्शियल इलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे में डिसाइड किया गया कि केवल साउथ पार्ट में यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन कोरिया में इस फैसले का बहुत विरोध हुआ। इससे कोरिया के डिवीजन की शुरुआत के तौर पे देखा जाने लगा। लेकिन फिर भी 10 मई 1948 को साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाए गए, जिसमें सिंगमैन री जीते, जिन्हें यूएसए बैक कर रहा था। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई और अमेरिकी सेना से सत्ता अपने हाथ में ले ली। वहीं नॉर्थ में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 9 सितंबर को किम इल सुंग को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। 12 दिसंबर 1948 को UNTCOK की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को एकमात्र वैलिड गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद से पूरे कोरिया में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई। 1948 से 1950 तक छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन 1950 में नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने पूरे कोरिया को यूनाइट करने के लिए साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और तेजी से पूरे साउथ कोरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से साउथ कोरिया के डिफेंस के लिए अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएं भेजी जाने लगी। 1951 में अमेरिकी विमानों ने वॉनसन और उत्तर कोरिया पे बमबारी कर दी, जबकि यूनाइटेड नेशन का इरादा सिर्फ 38वीं समांतर रेखा को बहाल करने का था। सिंगमैन री और यूनाइटेड नेशन के कमांडर इन चीफ ने कहा कि उनका इरादा कोरिया को यूनाइटेड करने का है, ना कि सिर्फ कोरियाई आर्मी को पीछे खदेड़ने का। इन सब के बीच पीपल्स रिपब्लिक
रिपब्लिक ऑफ चाइना ने यूनाइटेड नेशन और यूएसए को वार्निंग दी कि अगर अमेरिकी सेना 38वीं समांतर रेखा को पार करती है तो फिर वो लोग भी इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यूएसए और यूनाइटेड नेशन की सेना ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और 38वीं समांतर रेखा पार कर ली। जिसके बाद चीन ने जवाबी हमला किया, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन और यूएसए की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। 1951 में दोनों ओर की सेनाएं 38वीं समांतर रेखा के पास में स्थिर हो गई। दोनों पक्ष सीज फायर पर विचार करने लग गए। हालांकि सिंह मैनरी अभी भी युद्ध के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि कोरिया उनके नेतृत्व में यूनाइटेड हो जाए। 3 साल के युद्ध के बाद सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए गए। दोनों पक्षों के बीच में 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाने पर सहमति हुई, जिसे कोरियाई डीमिलिटराइज्ड जोन के रूप में जाना जाता है। यह नई सीमा युद्ध के अंत में प्रत्येक पक्ष के कब्जे वाले क्षेत्र को दर्शाती है और ये 38वीं समांतर रेखा को तिरछा पार करती है। और इस तरह से कोरियाई किंगडम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो गया। जहां साउथ कोरिया आज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया अपने पास रशिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया में यूएसए से खुद की प्रोटेक्शन के लिए दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी डिवाइड हुए ही नहीं होते तो ये आज दुनिया में किस जगह पे स्टैंड कर रहे होते। मैं जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें।